Dear for investors, यशस्वी भव through which we simplify your finances। तो जो आज का सब्जेक्ट है वो है प्री इंजीनियर्ड बज, प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग सॉल्यूशन के बारे में। जो मार्केट में बहुत सारी बातें हैं, अचानक से ज़्यादा ही बढ़ती दिख रही हैं। तो उसके बारे में समझेंगे हम कि सेक्टर कैसा है, क्या ग्रोथ उसमें है, कुछ रिपोर्ट्स उसके बारे में है तो वो भी पढ़ेंगे। और उसके बाद फाइनली हम देखेंगे कि जो प्लेयर्स अवेलेबल हैं उनमें क्या प्रोस्पेक्ट है। मैं आपको पहले से डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, और इस एनालिसिस के दौरान किसी भी स्टॉक का नाम अगर लिया जाता है वो केवल उस सेक्टर को समझने के लिए और कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए लिया जाएगा, और किसी भी तरह से बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं होगा। आप कुछ भी खरीदने बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करें और अपनी तरफ से अपनी पूरी पढ़ाई करें, उसके बाद ही भी ट्रांजेक्शन करें। सबसे पहले देखते हैं कि प्री इंजीनियर्ड एंड कन्वेंशनल जो बिल्डिंग है उसमें फर्क क्या है। तो और क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज, कौन कहाँ प्लेस्ड है, उसको हम देखते हैं। तो जो प्री इंजीनियर्ड जो बिल्डिंग है वो क्या होता है कि कंस्ट्रक्शन टाइम जो है उसका यूजुअली लोअर होता है, और जो कन्वेंशनल बिल्डिंग्स हैं उसके ज़्यादा टाइम लगता है उसमें। जैसे कि हमने पहले बात कर रखी थी कि आजकल जो कंपनीज हैं, इवन प्राइवेट सेक्टर्स है, वो भी अब ग्रोथ में, इंडिया ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट करने लगा है। कंजम्पशन जो बूस्ट अभी स्टार्ट हुआ है उसके चलते काफी कंजम्पशन वाली कंपनी भी जो है अब कैपेक्स में जाने लगी हैं, और उसके अलावा भी और भी सेक्टर्स हैं जो भी हेल्प कर रहे हैं इसको, वो भी हम आगे देखेंगे। तो यूजुअली कैपेक्स करना है और जल्दी कैपेक्स करना है तो टाइम बहुत नहीं लेना है, तो प्री इंजीनियर बिल्डिंग जो है वो सोल्यूशन ठीक दिखता है। मटेरियल कॉस्ट जो है इसमें, अब इसमें जो इकोनॉमिकल स्टील यूजेस है यहाँ पे मटेरियली वेराइटी लीड्स टू फ्लक्चुएटिंग कॉस्ट, टाइम बहुत लग जाता है उसमें। स्टील जो यूज वहाँ पे होता है, ठीक है, हैवी स्टील यूज होता है वहाँ पे। यहाँ पे क्या होता है कि जो स्टील यूज होते हैं वो उतने हैवी नहीं होते हैं, ठीक है, बीच में वो हॉलो होते हैं, ठीक है। तो जो यूजेस स्टील का है वो काफी इकोनॉमिकली यूज होता है, और ये ध्यान में रखते हुए कि स्ट्रेंथ खराब ना हो, स्ट्रेंथ भी कम से कम उतनी ही रहे। ठीक है, लेबर कॉस्ट जो है कन्वेंशनल बिल्डिंग में ज्यादा होती है, प्री इंजीनियर्ड में कम होती है लेबर कॉस्ट, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है वो मशीन के द्वारा डिजाइन करके बनाते हैं। फाउंडेशन जो है कन्वेंशनल में एक्सटेंसिव होता है, हेवी फाउंडेशन रिक्वायर्ड, काफी ज्यादा नीचे तक गड्ढा खोदना, उसको सपोर्ट देना। ठीक है, यहाँ पे सिंपल डिजाइन, इजी टू कंस्ट्रक्ट। स्ट्रक्चर वेट, अब यहाँ पे चूंकि मटेरियल्स काफी हैवी लगते हैं, स्टील पूरा का पूरा जो अ, भरा हुआ स्टील जो है, जो कन्वेंशनल स्टील हमारे घरों में यूज होता है वो लगता है, यहाँ पे समटाइम्स हॉलो स्टील होता है, तो वेट भी जो है थोड़ा यहाँ पे फर्क रहता है। एक्सपेंशन फ्लेक्सिबिलिटी, अगर पुराना तरह से अपने बिल्डिंग बनवाया हुआ है उसमें हमें एक्सपेंशन करना है तो फिर टाइम जो है थोड़ा ज्यादा लगता है कंपेरेटिवली कि हमारा प्री इंजीनियर्ड हो, तो यहाँ पे काफी फ्लेक्सिबल रहता है। आप चाहें तो जो आपके पहले से जो ढांचा खड़ा हुआ है उसको चाहें तो उसको अनइंस्टॉल करके फिर कहीं और से फिक्स कर सकते हैं उसको, ठीक है, उसके ऊपर भी कुछ आराम से डाल सकते हैं, उसको कुछ ज्यादा डैमेज नहीं होगा, ठीक है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। ठीक है, मशीनों के द्वारा हम उसको इंस्टॉल करते हैं, काफी यूज होता है, तो खोल के वहां से उसको निकाल के साइड में कर सकते हैं। काफी ज्यादा जो है वो पहले से ही फैब्रिकेटेड होती है बहुत सारी चीजें, ला के केवल वो प्लेस करना होता है, ये सभी चीजें होती हैं। मेंटेनेंस जो है ये डिपेंड करता है कन्वेंशनल पे कि कौन सा चीज वहां पे खराब हो गया है, ठीक है। तो फिर उसके लिए फिर वेंडर्स ढूंढने होते हैं, अलग अलग वेंडर्स के साथ आप काम कर रहे थे एक बिल्डिंग बनाने में। यहाँ पे जो है मेंटेनेंस कॉस्ट कॉस्ट लोअर होता है, ठीक है, काफी ज्यादा चीजें चेंजेस नहीं होती हैं। जो कुछ होता है वो जिससे कॉन्टेक्ट रहता है वही करके आपको तुरंत दे देता है। हालांकि कन्वेंशनल में भी वो होता है बट टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाता है उसमें, और क्योंकि जो मटेरियल कॉस्ट है वो भी हैवी रहता है कन्वेंशनल में, तो मेंटेनेंस कॉस्ट भी थोड़ा सा ज्यादा ही लगता है इसमें। सिस्मिक रेसिस्टेंस की बात है, लाइक अगर अर्थक्वेक आता है तो कन्वेंशनल बिल्डिंग जो है उस पर असर ज्यादा पड़ता है। प्री इंजीनियर जो है वो इस तरह से बनता है कि वहाँ पे रेसिस्टेंस वो ज्यादा देता है अर्थक्वेक को, और बहुत ज्यादा डैमेज नहीं होता है, लाइटर वेट में होते हैं, ठीक है। और स्ट्रक्चर जो है इस तरह से डिजाइन होता है कि वो थोड़ा शॉक जो है ऑब्जर्व कर सके। इसके अलावा भी जो है थोड़े बहुत और भी जो एडवांटेज है वो है मोर डिजाइन फ्लेक्सिबिलिटी, लेस डिजाइन फ्लेक्सिबिलिटी। प्री इंजीनियर्ड में डिजाइन बहुत हैं आजकल, काफी ज्यादा चूंकि डिजाइन करके बनाए जा रहे हैं पहले से। क्या ढांचे हैं उसको कंप्यूटराइज्ड करके फिर उसके हिसाब से फिर काम कर कस्टमाइज करके बनाए जा रहे हैं, बट वो उतनी फ्लेक्सिबिलिटी कन्वेंशनल बिल्डिंग में नहीं है। फैक्ट्री कंट्रोल क्वालिटी है इसमें, और ये मल्टी पार्ट क्यूसी रिक्वायर्ड, मतलब इसमें
जो बना के दे रहा है वो सारा कुछ आपको बना के देगा। और यहाँ पे जो कन्वेंशनल बिल्डिंग है इसमें मल्टी पार्ट क्यूसी रिक्वायर्ड, मतलब कि अलग अलग जो मटेरियल्स हैं, ठीक है, जैसे लाइक सीमेंट है, फिर आपकी आयरन रॉड्स है, और भी बहुत सारे एसोसिएट जो रिक्वायरमेंट है उसकी आप, तो अलग अलग वेंडर से आप बात करके एक आदमी लाके उसको करता है, तो इसमें काफी मतलब कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड रहता है। फिर बिगर स्पैन हाइट्स, और यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड स्पैन हाइट, मतलब प्री इंजीनियर बिल्डिंग को जो है काफी कम टाइम में भी काफी लंबी लंबी हाइट दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी हो सकता है बट थोड़ा रिस्ट्रिक्शन रहता है, टाइम का रिस्ट्रिक्शन तो कम से कम रहता ही है, ठीक। और बिल्डिंग का नीचे वाला जो कैसा बना हुआ है उस पर ही डिपेंड करेगा कि आगे ऊपर का हाइट हम कितना ऊपर दे सकते हैं। फिर रीलोकेटेबल, मतलब अगर प्री इंजीनियर बिल्डिंग है तो उसको हम वो सीधा बिल्डिंग उठा के रीलोकेट कर सकते हैं। और यहाँ पे रीलोकेशन में लिमिटेशंस है, आप सब जानते हैं। वन स्टॉप सॉल्यूशन की बात है, मतलब वही मैंने बात करी जो जो फैक्ट्री कंट्रोल क्वालिटी की, एक बार जिसको जिससे कराया आपने, आप उसी को जाके बोल दें, ठीक है, तो वन स्टॉप सॉल्यूशन हो जाएगा। और उसके अलावा वहां पे जाएंगे तो वो भी करके देगा आपको, लेकिन दिक्कत होगी कि जो वेंडर है उसके कांटेक्ट बहुत लोगों से होंगे, तो वो थोड़ा टाइम टेकिंग लग जाएगा वहां पे। फिर सिंपल इरेक्शन मेथड और कॉम्प्लेक्स इरेक्शन, यहाँ प्री इंजीनियरिंग में क्या होता है कि एक बार आपने डिजाइन तैयार कर लिया, उसको उठा के फिर रखना है, इंस्टॉल करना है। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स इरेक्शन का मतलब है कि कंपेरेटिव टू प्री इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्स इरेक्शन होता है। दैट मीन्स कि आपने सभी बिल्डिंग बनते देखा है, कितनी सारी मशीनरी यूज होती है, कितना मैन पावर यूज होता है, तो थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी इसमें होती है। थोड़ा हम अगर देखें पिक्चर, तो आपके सामने जो पहला पिक्चर है ये है कन्वेंशनल बिल्डिंग का, ठीक है, आप सबने अभी तक देखा होगा। और जो उसके बाद आप देखें तो ये प्री इंजीनियर बिल्डिंग का है। तो यहाँ पे प्री इंजीनियर बिल्डिंग में जो है, एक तो देखने में जो है थोड़ा सा आई कैची लगता है, और टाइम कम लगता है, लाइट वेट होता है, ठीक है। और जो कॉरपोरेट को या जो भी बिल्डिंग अपना इरेक्ट करा रहे हैं उसको फ्लेक्सिबिलिटी देता है। बाकी सारे एडवांटेज डिसएडवांटेज हमने अभी कवर कर लिए। अब जरा आगे चलते हैं कि ग्रोथ ड्राइवर्स क्या है इसमें, प्री इंजीनियर्ड जो बिल्डिंग है इसमें क्या ग्रोथ ड्राइवर्स है। तो है कि राइजिंग डिमांड फॉर हाउसिंग एंड इंफ्रा, स्मार्ट सिटीज, इनोवेशन लाइक बीआईएम, 3D प्रिंटिंग एंड ऑटोमेशन। तो मतलब समझ रहे हैं आप कि जो कुछ भी नई नई चीजें, आप जो न्यू एज चीजें देख रहे हैं उसमें जो बिल्डिंग में भी हमें अब डिजाइन चाहिए, मतलब कन्वेंशनल टाइप का बिल्डिंग नहीं चाहिए, ठीक है। स्मार्ट सिटी की बातें होती हैं, ठीक है, प्रिंटिंग की, 3D प्रिंटिंग की बातें, ऑटोमेशन की बातें होती हैं, इनोवेशन की बातें होती हैं, ठीक है। फिर अभी उसके बाद जो रैपिड सोलर कैपेसिटी एक्सपेंशन, ठीक है, ये भी ड्राइव कर रहे हैं सेक्टर को। लो लेबर कॉस्ट, मिनिमाइज डिलेज एंड स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो हमने पहले ही एडवांटेज में पढ़ लिया उसको। गवर्नमेंट एमिंग टू इंक्रीज पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ स्टील, अब इंडिया का जो स्टील कंजम्पशन है वो जो भी बड़ी कंट्री है वो काफी कम है उसमें, मतलब जो एवरेज स्टील कंजम्पशन है उसके भी कम से कम हम 30% के आसपास ही है। तो जो डेवलप्ड कंट्री है उनका स्टील कंजम्पशन तो एवरेज से भी ऊपर है, ठीक है। और हमारा जो स्टील कंजम्पशन है वो जो पर कैपिटा वर्ल्ड का एवरेज है उसके भी हम लगभग 30% पे ही है। गवर्नमेंट उसको भी अब बढ़ाना चाह रही है, स्टील कंजम्पशन को। अब ये बढ़ाने का मतलब ये है कि वो इंफ्रा डेवलपमेंट करके इसको बढ़ा सकती है। तो गवर्नमेंट अभी 2-3 साल से, पिछले इवन कोविड के बाद से इंफ्रा डेवलपमेंट पे काफी पुश है उसका। और प्राइवेट सेक्टर जो है वो उसमें अभी सप्लीमेंट नहीं कर रहा था, जिसने कि अभी सप्लीमेंट करना शुरू किया है, तो काफी ऑर्डर जो है प्राइवेट सेक्टर से भी अब आने लगे हैं। अलाइंस विद इको फ्रेंडली गोल्स लाइक रिड्यूसिंग वेस्ट एमिशंस एंड मटेरियल कंजम्पशन, ठीक है। इसके साथ साथ जो जो सिस्मिक रेजिस्टेंस है लाइक अर्थक्वेक वाला, वो भी कंट्रीब्यूट करता है इसमें। गवर्नमेंट पॉलिसीज लाइक पीएम आवास योजना, ठीक है, लाइट हाउस प्रोजेक्ट ड्राइव डिमांड फॉर अफोर्डेबल क्विक टू डिप्लॉय स्ट्रक्चर। ये गवर्नमेंट का मतलब जो फोकस है, जो सबके लिए आवास अ, का प्रोविजन करना है, तो उसमें भी जो है जो इनका काफी यूटिलिटी रहता है, ताकि जल्दी से बना के दे सके और कम कॉस्ट पे ही काम चल जाए, और जो स्ट्रेंथ है और जो मॉडल है वो काफी कॉम्पैक्ट है। उसके अलावा कुछ सनराइज सेक्टर्स हैं जो ड्राइव कर रहे हैं इस ग्रोथ को, ठीक है, लाइक लॉजिस्टिक एंड कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस, ठीक है, वेयर हाउसिंग एंड कोल्ड स्टोरेज टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडियन रुपीज 460 to 500 billion between FY 25 to FY 29 estimated. प्रीफेब स्ट्रक्चर्स आर बेनिफिशियल ड्यू टू स्केलेबिलिटी एंड रैपिड इंस्टॉलेशन, मतलब जो गोडाउन वाली चीजें हैं, कोल्ड स्टोरेज वाली चीजें हैं, वहां से डिमांड आ रही है। डेटा सेंटर से डिमांड आ रही है, डेटा सेंटर इटसेल्फ जो 30% से ग्रो करने का हिसाब किताब से अभी सब कुछ प्रोजेक्शन चल रहा है उसका, ठीक है। फिर एनर्जी एंड हेल्थ केयर है, एनर्जी मतलब पावर सेक्टर्स के हो गए, हेल्थ केयर सेक्टर्स के, जैसे कि हेल्थ केयर सेक्टर्स में क्या आ जाएगा, हॉस्पिटल्स आ जाएंगे, ठीक है, डायग्नोस्टिक्स आ जाएंगे,
ठीक है। और भी जो बहुत सारे जो जो स्पेशलिटी जो हेल्थ केयर वाले सीडीएमओस कंपनीज आ जाएंगी, तो उनको उनका जो कैपेक्स है वहां से हो रहा है। ठीक है, ये जो रिपोर्ट है एक क्रिसिल की रिपोर्ट है। थोड़ी पुरानी रिपोर्ट हो गई है। अभी जो रिसेंट जो कॉन्फ्रेंस कॉल हुए हैं उसमें अगर हम एक कंपनी का कॉन्फ्रेंस कॉल था, आप चाहें तो सर्च करके देख सकते हैं, तो वहां पे जो डिमांड कहाँ से आ रही है, तो इन सेक्टर्स के अलावा जो और भी डिमांड की बातें थी, वो थी कि डिमांड जो है एफएमसीजी सेक्टर से भी आ रही है। ठीक है, फिर डेटा सेंटर की बात उसने की ही थी, लॉजिस्टिक वेयर हाउस की भी की थी। ठीक है, तो ये सब सारे सेक्टर्स हैं। सेमीकॉन वाले सेक्टर से आ रही है। ठीक, सोलर का नाम वहां भी मेंशन था। तो ये सारे सेक्टर्स हैं जो सनराइज सेक्टर्स है। अब जरा आते हैं कि इंडस्ट्री ओवरव्यू क्या है, तो इंडस्ट्री कैसे बढ़ रही है। ये रिपोर्ट क्रिसिल की है। जितने भी प्री इंजीनियर बिल्डिंग है उन सबके रिपोर्ट, सबके पीपीटी में आप जाएंगे तो आपको क्रिसिल की रिपोर्ट मिलेगी। अब इसमें जो क्रिसिल रिपोर्ट के हिसाब से जो पिछले साल का रिपोर्ट है, वो FY 25 से FY 30 तक जो प्रोजेक्शन है वो है 9.5 से 10.5% की CAGR से ये इंडस्ट्री बढ़ने की। अब इसमें जो अलग अलग जो कैटेगरी है इंडस्ट्री की, लाइक इंडस्ट्रियल है, कुछ बिल्डिंग्स वाली वाले सेक्टर है, कुछ इंफ्रा वाले सेक्टर है। ठीक है, तो ये सब में अलग अलग है ग्रोथ। 13 पॉइंट जैसे आप देख रहे हैं, पहला इंडस्ट्रियल है। तो इंडस्ट्रियल में जो अभी जो कंट्रीब्यूशन है टोटल पीईबी का 13 to 15%, वो बढ़ के 19 to 21% हो जाएगा FY 30 तक प्रपोज ये है। अगर हम ओवरऑल की बात करें, तो ओवरऑल की जब बात करें तो पूरे कंस्ट्रक्शन जो अभी इंडिया में होते हैं उसमें आज के डेट में, या जो FY 25 खत्म हुआ है, ये एस्टिमेटेड है। दैट मीन्स कि ये रिपोर्ट जो क्रिसिल की है वो FY 25 वाले ईयर में आई होगी। तो लगभग साल भर होने वाले हैं। तो जो टोटल बिल्डिंग्स बनती हैं, कंस्ट्रक्शन जो होता है इंडिया में, वो 3.3 से लेके 5% पूरे कंस्ट्रक्शन में, 3 से 5% कंस्ट्रक्शन प्री इंजीनियर बिल्डिंग का होता है। जो कि उसने एस्टिमेट किया था पिछले साल कि अगले 5 साल में जितने भी बिल्डिंग्स बनते हैं उसमें से 5 से 7% बिल्डिंग पीईबी के थ्रू बनेंगे। ठीक है, और उसके हिसाब से उसने फिर ग्रोथ प्रोजेक्ट किया था कि 10% के आसपास का ग्रोथ रहेगा पीईबी सेक्टर में। बट अभी जो दिख रहा है सामने, तो अचानक से पीईबी जो है थोड़ा सा तेज ग्रोथ आना शुरू हो गया है। तो मे बी जब नेक्स्ट रिपोर्ट कभी आए तो उसमें एक आपको रिवीजन देखने को मिले। बट वो एस्टिमेशन जो था 9.5 to 10.5% का इंडस्ट्री का, वो उसको बीट करते हुए दिख रहे हैं सेक्टर्स के जो 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 कंपनीज हैं। बिकॉज ऑफ कि एक तो पहले गवर्नमेंट का पुश है ही उस पर, दूसरा की एडॉप्शन जो है प्री इंजीनियर बिल्डिंग का थोड़ा फास्टर हो रहा है, और जो प्राइवेट सेक्टर है वो बिल्कुल प्री इंजीनियर की तरफ ही जा रहे हैं। ये तो हो गई कि बात पूरी इंडस्ट्री की। अब इसमें इंडस्ट्री में भी जो है कुछ ऑर्गेनाइज प्लेयर हैं, कुछ अनऑर्गेनाइज प्लेयर हैं। तो जो आपने जो ऊपर ग्रोथ देखी 9.5 से 10.5% की, ये सेक्टर का ग्रोथ है। अब इसमें जो FY 25 का जो एस्टिमेट था उसमें 42 से 47% बिल्डिंग ऑर्गेनाइज्ड बना रहे थे। ठीक है, पीबी की बात कर रहे हैं। और 53 से 58% बिल्डिंग अनऑर्गेनाइज बना रहे थे। आगे FY 30 तक जब मूव कर रहे हैं तो ये भी थोड़ा चेंज हो रहा है। लगभग 5% जो बिल्डिंग्स है, अब जो मार्केट शेयर है इसमें और अनऑर्गेनाइज के पास, वो आता हुआ दिख रहा है। और 5% मार्केट शेयर अनऑर्गेनाइज बीट कर मतलब छोड़ता हुआ दिख रहा है। जबकि ये एडॉप्शन और तेज हो रहा है, तो ये जो 5% जो इंक्रीज है मार्केट शेयर में, थोड़ा पहले ही हासिल हो जाएगा, जो भी स्पीड अगर कंटिन्यू होती है तो। इसका मतलब क्या है कि अगर अगर CAGR बढ़ने का ऑलमोस्ट अगर 10% है इंडस्ट्री का, तो प्री इंजीनियर बिल्डिंग जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो 10% से ग्रोथ से तो बढ़ेंगी एवरेज। बट जो मार्केट शेयर गेन कर रही है अनऑर्गेनाइज से, अगला 5% का, वो भी इनको एक्स्ट्रा मिलेगा। दैट मीन्स कि ये जो इंडस्ट्री का जो जो ग्रोथ रेट है एवरेज, उससे तेज बढ़ेंगी, क्योंकि उनको मार्केट शेयर भी अनऑर्गेनाइज से गेन हो रहा है। ठीक है, नीचे लिखा भी हुआ है नोट में, मार्केट शेयर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर हैज बीन कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग इन द इंडस्ट्री विद हायर ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड टू कम फ्रॉम इंडस्ट्रियल सेगमेंट। ठीक है, बाकी आपके सामने जो राइट लेफ्ट कॉर्नर में है, ये FY 25 में इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग से क्या कंट्रीब्यूशन था पूरे पीईबी में, और FY 30 में अब आगे जाके क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा उसका। ठीक है, दैट मीन्स कि इंडस्ट्रियल में आप थोड़ा सा सब्सटेंशियली बढ़ते हुए देख रहे हैं। वो 37 to 39% का कंट्रीब्यूशन 39 to 41% होगा। जो भी मार्केट ट्रेंड चल रहा है, ये रिपोर्ट थोड़ी पुरानी है और अभी लेटेस्ट रिपोर्ट सबके पास यही है। मार्केट ट्रेंड के हिसाब से जो ग्रोथ है और जो एडॉप्शन है, ठीक है, वो थोड़ा फास्टर हो रहा है। ठीक है, तो इस पे मतलब हमें देखना चाहिए कि अगले कोई रिपोर्ट आते हैं तो उसमें क्या देखने को मिलता है। बट फिलहाल अभी ये रिपोर्ट है, वी भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स से जो मार्केट शेयर मिल रहा है और जो इंडस्ट्री का ग्रोथ है, दोनों को मिला के एटलीस्ट कम से कम 12% से 13% के आसपास का ग्रोथ पीबी के सेक्टर में होता हुआ दिख रहा है एज पर दिस रिपोर्ट। बट जो ऑर्डर बुकिंग हो रही है और जो ऑर्डर बिल्डअप हो रहे हैं
और जो ग्रोथ रेट्स आ रहे हैं कंपनीज में वो थोड़े से ज्यादा आ रहे हैं इसमें। अब हमने इतनी बातें कर ली क्या है प्री इंजीनियर बिल्डिंग और किसमें क्या चीजें हैं। अब जाते हैं कि इसमें लिस्टेड प्लेयर्स हैं कौन। पहली कंपनी है पैनल इंडस्ट्री, मार्केट कैप है इसका 3.3527। तो ये प्री इंजीनियर बिल्डिंग का जो पार्ट है इस कंपनी में, लगभग समझ ले कि उसका कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट आधा है। FY 25 का जो रेवेन्यू था 3264, उसमें से प्री इंजीनियर का जो पार्ट था वो था 1584, मतलब आधे के आसपास लगभग प्री इंजीनियर बिल्डिंग सॉल्यूशंस ये देते हैं। दूसरा कुछ मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं जो इंजीनियरिंग में थोड़े से है ये, ठीक है। दो इसमें इनका पार्ट है। तो प्राइस टू अर्निंग Q1 के बाद इनका जो TTM जो है वो 28 का है। कंपनी पे 812 करोड़ का डेट है क्योंकि इन्होंने एक्सपेंशन काफी कर रखा है, थोड़ा सा वर्किंग कैपिटल का एलिवेशन हो गया है, ठीक है। तो जो ईवी बटा बेटा है वो 11.5 है इनका। तो ऑपरेटिंग मार्जिन जो यहाँ पे 11% आता है। ओपन ऑर्डर बुक जो है इनका, मैंने ओपन ऑर्डर बुक लिया केवल प्री इंजीनियर बिल्डिंग का ओपन ऑर्डर बुक लिया है। जो सेकंड सेक्टर इसका जो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट का है वो नहीं लिया है। 13.25 है। जिसमें एक्सपोर्ट का जो ऑर्डर बुक है आउट ऑफ 1325, जो एक्सपोर्ट ऑर्डर बुक है यूएस में, वो है 470 करोड़ का। और जो भी इनका रेवेन्यू आता है प्री इंजीनियर्ड में, उसमें 24% रेवेन्यू पिछले साल वो इंटरनेशनल रेवेन्यू रहा है। ये इंपॉर्टेंट क्यों एक्सपोर्ट का एक्सपोजर, क्योंकि जो एक्सपोर्ट में जो जो पैसे जो मार्जिन बनते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख लें कि जो मार्जिन इनके इंडिया टीवी से बनते हैं वो लगभग आप समझ लें कि 10% के आसपास होता है, और एक्सपोर्ट में जो मार्जिन बनता है वो 20% के आसपास का होता है। इसलिए एक्सपोजर कितना है एक्सपोर्ट में वो डिसाइड करेगा कि मार्जिन ट्रेजेक्टरी क्या रहेगी, ठीक है। गाइडेंस जो कंपनी ने दे रखी है, डबल डिजिट ग्रोथ विथ श्योर पीपीटी एंड पैट मार्जिन इंप्रूवमेंट, ठीक है। ग्रोथ तो होगा रेवेन्यू में डबल डिजिट, विथ पैट एंड पीबीटी मार्जिन भी इंप्रूव होगा, क्योंकि जो डेट है वो कंट्रोल रहेगा इनका, इनका कहना है अपने कंट्रोल के हिसाब से। और जो ऑर्डर बुक इनके जो फॉरेन ऑर्डर बुक जो है, इंटरनेशनल ऑर्डर बुक, उसको एग्जीक्यूट करेंगे, मार्जिन अच्छा बनेगा। और इवन ये कह रहे हैं कि हमारा मार्जिन जो डोमेस्टिक टीबी मार्जिन है बाकी प्लेयर से हमारा मार्जिन कम है, जैसे ही हम स्केल ऑफ ऑपरेशन बढ़ाएंगे तो वो मार्जिन भी ठीक हो जाएगा, तो आप मार्जिन हमसे बढ़ता हुआ देखेंगे और डेट भी जो है वो कंट्रोल होता हुआ दिखेगा। कमेंट्री में ये था इनका कि जो इनका जो आखिरी क्वार्टर का जो Q1 का रिजल्ट था, वो हालांकि उसमें ग्रोथ 20% की दिखी है, बट इनका मानना था कि वो और भी अच्छा ग्रोथ हो सकता था। और जो इंटरेस्ट कॉस्ट इनका लगा है पिछले क्वार्टर में, वो टोटल रेवेन्यू का 4% लगा है। इनका कहना है कि नहीं, ये 4% नहीं लगेगा, इसको हम 3% पे लेके आएंगे, 4 से नीचे ही रखेंगे, ठीक है। तो हम इस तरह से लेके चलना चाहते हैं, एक्सपेंशन काफी प्लान कर रखा है। आप अगर कॉन्फ्रेंस कॉल पढ़ेंगे तो काफी अच्छा कॉन्फ्रेंस कॉल है, बट बहुत ज्यादा बातें वहां पे नहीं की इन्होंने, बोला कि हमारा यही ग्रोथ रेट रहेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें आप, तो लगातार, हालांकि काफी हैवीली पब्लिक होल्डिंग है इस तरफ, लेकिन धीरे धीरे पब्लिक होल्डिंग घट रही है। और बाकी जो जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स है लाइक FIDIs और म्यूचुअल फंड एंड प्रोमोटर्स की तरफ आपको देखेंगे शिफ्टिंग आप, तो इधर से निकल के, पब्लिक से निकल के ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही है, बहुत ही ग्रेजुअली है, ठीक है। तो रीजन इसमें दिक्कतें हैं, डेट ज्यादा है इसमें, ठीक है। और पीबी के अलावा जो मूविंग पार्ट है वो भी है, जिसमें मार्जिन शायद इतने तगड़े मार्जिन नहीं होंगे, बट वो भी पार्ट जो है ठीक ठाक अभी इनकी कमेंट्री के हिसाब से कंट्रीब्यूट करने वाला है। कुछ इंडस्ट्रियल बॉयलर्स बनाते हैं, ठीक है, और भी कुछ इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, आप उसको देख सकते हैं कि पीपीटी में जाके। सेकंड कंपनी है इंटेरेक्ट बिल्डिंग सॉल्यूशन। इंटेरेक्ट बिल्डिंग सॉल्यूशन का भी मार्केट कैप 3.27 ही है। प्राइस टू अर्निंग Q1 के बाद 30 का है। ईवी बटा बेटा इनका लगभग 20 का है। यहाँ कोई बहुत बड़ा डेट नहीं है, डेट फ्री बैलेंस शीट है इनका। ऑपरेटिंग मार्जिन अभी 9 का है। ओपन ऑर्डर बुक इनका जो है वो 1785 कोटा ओपन ऑर्डर बुक है इनका। और रेवेन्यू की बात करें तो FY 25 में इनका रेवेन्यू 1454 था, और Q1 में जो रेवेन्यू हुआ है वो 384 हुआ है। इन्होंने एक्सपोर्ट में टाई अप किया है मोल्टेक टेक्नोलॉजी से एक्सपोर्ट ऑर्डर के लिए, ठीक है। कैसे रेवेन्यू रिकॉग्निशन होगा अभी वो बहुत ज्यादा उसमें क्लियर नहीं है, बट ये उस तरफ देख रहे हैं, सारी कंपनी एक्सपोर्ट की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट में पैसे ठीक आ रहे हैं, मार्जिन अच्छा बन रहा है। अब एक इसमें और ध्यान देने की बात है कि जो यूएस जो ड्यूटी लगी है, सेक्टोरल ड्यूटी लगी है वहां पे स्टील में, स्टील प्रोडक्ट पे सेक्टोरल टैरिफ लगा हुआ है। अभी जो यूएस ने टैरिफ लगा रहा है 50% का लगा रखा है पे, वो रेसिप्रोकल टैरिफ है। 20% पहले लगा रखा था बेस टैरिफ, और अभी 20% उन्होंने वो रशियन ऑयल की तरफ से लगा रखा है, तो टोटल रेसिप्रोकल टैरिफ जो है 50% है। स्टील पे सेक्टोरल टैरिफ लगता है 50% का टैरिफ, इस टैरिफ लगने से पहले ही उन्होंने अनाउंस कर रखा था, तो इन पे सेक्टोरल टैरिफ लगा हुआ है। उसके बावजूद कंपनी वहां पे
डोमेस्टिक पीवी मार्जिन से दुगुनी मार्जिन बनाती है, क्योंकि वहां पे जो बिल्डिंग सॉल्यूशन कंपनी है उनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई है। तो मोल्टेक टेक्नोलॉजी से इन्होंने टाइप कर रखा है। रेवेन्यू ये कह रहे हैं कंजर्वेटिव बेसिस पे 17.5% रेवेन्यू इनके इंक्रीज होंगे, और 50 से 100 बेसिस पॉइंट का मार्जिन इंप्रूवमेंट भी होगा। ये Q1 की कमेंट्री थी। उसके बाद हम आगे जब बढ़ते हैं तो ईफैब प्रीफैब है, जिसका मार्केट कैप है 2598, और प्राइस टू अर्निंग इसका है 35 के आसपास। Q2 का रिजल्ट इसका हो चुका है। ईवी बट्टा बिटा 19 का है, 11% का मार्जिन है। ओपन ऑर्डर बुक जो है 1190 है। आप इसमें ध्यान रखेंगे जो ओपन ऑर्डर बुक जितने भी है ना, ये सारे लगभग लगभग 9 महीने के अंदर एग्जीक्यूटेबल ऑर्डर बुक है। दैट मीन्स कि जो कुछ आपको दिख रहा है सामने ओपन ऑर्डर बुक, वो सारे के सारे रेवेन्यू में आ जाएंगे। लगभग लगभग थोड़े बहुत स्पिल ओवर हो सकते हैं, बट आ जाएंगे। और रेवेन्यू जो FY 25 का था वो 1138 था। और अभी H1 का इनका Q2 का रिजल्ट भी आ चुका है, H1 का हो चुका है। तो H1 में इन्होंने 735 किया है। दैट मीन्स कि H2 इनका 55% होता है, H1 इज 45%। ये सभी प्रीमियम बिल्डिंग में से वैसे ही ट्रेंड होगा। H1 छोटा होगा, H2 बड़ा होगा। और प्रीफैब का अगर कमेंट्री पढ़े तो वहां बोलते हैं कि 55% हमारा रेवेन्यू सेकंड हाफ में, 45% फर्स्ट हाफ में। तो अगर फर्स्ट हाफ 735 है तो सेकंड हाफ उससे ज्यादा ही होना चाहिए। ठीक है, जितना भी आएगा उससे आप 10 12 15% ज्यादा लगा लेंगे, वो आपको निकल के नंबर आएगा। एक्सपोर्ट में इनका जो अभी एक्सपोजर है वो इनके टोटल रेवेन्यू का 1.5 से 2% के आसपास है। ये भी देख रहे हैं कि इसको और कैसे ग्रो कर सके, हालांकि कोई क्लियर स्ट्रैटेजी अभी नहीं है। और इनका ध्यान जो है डोमेस्टिक पीबी पे अभी काफी ऑर्डर्स इनको मिल रहे हैं, तो उस पर इनका ध्यान है। बट एक्सपोर्ट की तरफ भी ध्यान दें, क्योंकि मार्जिन वहाँ बहुत अच्छे हैं। रिसेंट कमेंट्री के हिसाब से 30 से 40% ग्रोथ बोल रहे हैं, इस साल के लिए नहीं, नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए बोल रहे हैं। और यहीं से मेरे ख्याल से जो पहला रिजल्ट आया ईपैक फीपैक का, वहीं से स्टार्ट हुआ। पूरे सेक्टर में बज स्टार्ट हुआ कि हो क्या रहा है यहाँ पे। इंडस्ट्री जो 12 13% 15% से ग्रोथ बोल रही थी, प्लेयर्स जो 15 से 20% ग्रोथ बोल रहे थे, वो अचानक से फिर इतना ग्रोथ कैसे बोलने लगे। उसके बाद से एक और कंपनी है, वो है M&B इंजीनियरिंग। इसका भी मार्केट कैप फॉर्चुनेटली 2598 ही है, ये मैंने पहले ही नीचे कर लिया था। और प्राइस टू अर्निंग यहाँ पे 26 का है। ईवी बट्टा बिटा 18 का है। ऑपरेटिंग मार्जिन 14 का है इनका। ओपन ऑर्डर बुक 1153 का है। पिछले साल का रेवेन्यू 997 करोड़ था। Q1 में, जो कि सबसे छोटा है तब होता है जनरली, 242 था। और एक्सपोर्ट जो है इनका ऑर्डर बुक वो 335 करोड़ का है, आउट ऑफ 1153 का ओपन ऑर्डर बुक। जिसमें से ये बोल रहे हैं कि 200 करोड़ का एग्जीक्यूशन हम एक्सपोर्ट का इस साल ही करेंगे। ठीक है। जो पहले क्वार्टर का रिजल्ट था उसमें इन्होंने Q1 Q बेसिस, YOY बेसिस पे क्वार्टर के हिसाब से लगभग लगभग 60% का ग्रोथ किया था। तो जवाब में कमेंट्री में उनसे पूछा गया था कि इतना अच्छा ग्रोथ है आपका और ऑर्डर बुक आपके काफी अच्छे से बढ़ रहे हैं, तो क्या रहेगा। तो उनका कहना था कि 25% जो है हम इतना कमिट कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट में क्या हो रहा है हम बता नहीं सकते। अभी तो टेरिफ टैरिफ है, आगे क्या हो, ये जब ये कमेंट्री थी तब की बात है, अगस्त जुलाई की थी। तो आगे क्या हो, क्या चले वहां पे यूएस में, हम बोल नहीं सकते। बट जो कुछ हमारे पास है उसके हिसाब से 25% हम कर लेंगे। पहला क्वार्टर का स्टार्ट बहुत अच्छा हुआ था। इन बातों के अलावा जो दूसरी बातें हैं उसमें आप ये देखेंगे कि मैं अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करूं तो पैनल इंडस्ट्री में एक तो पहले जो पब्लिक होल्डिंग है वो घट रही है। दूसरी जो परसिस्टेंट कैपिटल है, क्योंकि SOIC का है, मिस्टर मोहित सिंह उसको रन करते हैं, खुद उसको मैनेज करते हैं। तो पेनल इंडस्ट्री में उन्होंने अपना एलोकेशन लिया है। इंटरेक्ट बिल्डिंग सॉल्यूशन में उनका एक्सपोजर पहले से ही है उनके परसिस्टेंट कैपिटल के थ्रू। और M&B इंजीनियरिंग का जो लास्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न जो रिलीज हुआ है उसमें अबैकस ग्रोथ फंड जो कि सुनील सिंह कानिया का है, और बंगाल फाइनेंस जो कि आशीष कुचोलिया का है, उनकी एंट्री इसमें हुई है। ईपैक प्रीफैब ने रिसेंटली रिजल्ट दिया है, तो वहाँ शेयर होल्डिंग पैटर्न आउट है। उसमें कुछ अभी आई थिंक कुछ मर्की इन्वेस्टर्स के नाम मैंने अभी देखे नहीं है उसमें, बट काफी ज्यादा वो लाइमलाइट में आ गई है, क्योंकि ग्रोथ रेट उसने काफी ज्यादा प्रॉमिस किया हुआ है। ठीक है, तो पहला रिजल्ट आया ईपीएफ प्रीफैब का, वहीं से फिर स्टार्ट हुआ कि आगे और इंडस्ट्री के लोग क्या कह रहे हैं। ऑर्डर बुकिंग जो है सभी को फिर मिलनी शुरू हो गई है। आप अगर अभी भी ओपन ऑर्डर बुक देखें सबका, तो आप ये देखेंगे कि जो पिछले साल का रेवेन्यू था, ठीक है, आप सबका Q1 हो चुका है। Q1 के बाद भी ये ओपन ऑर्डर बुक बचा हुआ है, और ये ओपन ऑर्डर बुक जो है 6 से 8 महीने का बुक है। तो इसमें से मैक्सिमम रेवेन्यू रियलाइज हो जाएंगे। दैट मीन्स कि आपको ये क्लियर दिखेगा कि जो भी प्रॉमिस्ड ग्रोथ है उसको बीट करते हुए नजर आएंगे। और अचानक से ये बज स्टार्ट होने का रीजन रहा कि
जो प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स होना शुरू हो गया है। ठीक है, आप अगर ऑर्डर बुक को ध्यान से पढ़े, जो भी ऑर्डर नए नए मिलते हैं तो किस लिए मिल रहे हैं, किन से मिल रहे हैं, तो आपको दिखेगा कि जो एक्सपेक्टेड जो एक रिपोर्ट थी हमारे पास, जो ग्रोथ होना था, एटलीस्ट इस साल उस ग्रोथ को सारी की सारी जो कंपनीज उसको बीट करते हुए दिख रही है। ठीक है, तो अभी जो कंट्री है वो कैपेक्स मोड में है, और इनका ध्यान जो है, इनको जो ग्रोथ है वो तो, हमने जो 12% का ग्रोथ पढ़ा ऑर्गेनाइज सेक्टर का, जो एक साल पहले का रिपोर्ट है, वो तो डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट की बात है। अगर ये एक्सपोर्ट की तरफ देखते हैं तो एक्सपोर्ट में फिर ग्रोथ ग्रोथ रेट क्या होगा, वो उससे जितना भी इंक्रीमेंटल इनको, ठीक है, जो जो रेवेन्यू मिलेगा वो इनके डोमेस्टिक ग्रोथ को सप्लीमेंट करेगा, तो ग्रोथ नंबर्स अच्छे दिख सकते हैं। सारी कंपनी को हम एनालाइज करें तो एक चीज में क्या दिखती है कि पेनर में पेन है उसके डेट का, 812 करोड़ का डेट है वहां पे। ठीक है, इसके चलते अ, थोड़ा सा पेन वहां पे होता है। और नंबर्स जो भी इनके रिपोर्ट होते हैं वो, जो डेट कंट्रीब्यूशन होता है, लाइक फाइनेंस कॉस्ट जो होता है, उसको देख के पैट नंबर थोड़े से सप्रेस्ड आते हैं, और इन्होंने काफी एक्सपेंशन भी कर लिया है, तो डेप्रिसिएशन कॉस्ट भी ठीक ठाक लग जाता है इसमें। उसके बावजूद इसका 28 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। यहाँ पे अगर ये डेट को कंट्रोल करके चलते हैं, और जो कुछ भी इन्होंने प्लान कर रखा है, जो उनकी कैपेसिटी लगा रखी है उसको, और एक चीज और है इसमें, सारे के सारे जो प्लेयर्स है ना, सबने कैपेसिटी अनाउंस कर रखी है, कैपेक्स अनाउंस कर रखा है, और आगे जाके सेकेंड हाफ में अगले साल अपना ग्रोथ प्लान कर रखा है इन्होंने। तो अगर आप इसको देखें तो आउट ऑफ 4 कंपनी, 3 कंपनी जो है नीचे वाली, ये सारी लगभग इसमें बहुत ज्यादा डेट वेट की बात नहीं है, काफी अच्छे से अपना कैश मैनेज कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। पेनर में ये दिक्कत है कि वहां पे डेट है, और वो आगे भी डेट को ठीक करने की बात कर रहे हैं, इसीलिए वहां पे जो उसका जो वैल्यूएशन है, वैल्यूएशन लेवल पे देखें तो आपको दिखेगा कि ईवी एबिटा के लेवल पे पैनल सबसे सस्ती कंपनी है यहाँ पे, और बाकी कंपनी जो है वो उससे थोड़ा सा लगभग 20 के आसपास, क्लोज टू के ईवी एबिटा पे चलती है। और सारी कंपनी, अगर हम FY 26 के अर्निंग के बाद जाएं तो सभी की सभी कंपनी आपको लगभग लगभग कुछ 25-20 के आसपास के प्राइस टू अर्निंग पे दिखेगी। और ग्रोथ रेट जो है, अभी एक कंपनी ने अपना बताया है, Q2 के बाद रिवाइज किया है। बाकी कंपनी का क्या आगे निकलता है वो हम जब कंपनी के रिजल्ट्स आएंगे तो उस पर देख सकते हैं। तो विद दिस आई फिनिश एनी क्वेश्चन।